हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम फिर से प्रस्तुत हैं अपने सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि है पार्ट नंबर 11, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं रोज की तरह अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के डेली वर्कशीट के क्वेश्चंस और उनके आंसर, साथ ही साथ उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पर। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह। सबसे पहले अकाउंटेंसी के वर्कशीट के साथ आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शेयर्स के चैप्टर से है। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ₹3, तो एक शेयर है जो 10 रुपए का है, जिस पर प्रीमियम 3 रुपए का है। ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, कंपनी ने सारे के सारे अमाउंट कॉल्ड किए हैं। एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 8, जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम भी शामिल है, उसी को कह रहे हैं कि पेड किया गया है। एंड इज फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, यानी बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, फॉरफिट की एंट्री के समय जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो वो कितने रुपए से होगा अकॉर्डिंग टू दिस केस। देखिए, क्वेश्चन का जवाब तो मैं आपको तुरंत दे सकता हूँ इंस्टेंटली, लेकिन ये तो हो गई बात सिर्फ जवाब की, और हम बात यहाँ जवाब की सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम बात एक्सप्लेनेशन की भी करना चाहते हैं। ये रहा आपका नोट्स जिसको मैंने लिखा है, देखिए पहले इसको, तब आंसर पे आते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, छूट गया लिखना यहाँ पर, बताना चाहूंगा आपको, मैंने यहाँ डेबिटेड लिखना सोचा था लेकिन किसी वजह से छूट गया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद कॉल्ड अप अमाउंट, जो कि होता है पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। मतलब शेयर्स कैपिटल को जब कभी आप फॉरफिट करते समय डेबिट करते हैं तो वो वैल्यू ऑलवेज कॉल्ड अप अमाउंट के ही बराबर होती है, और जो फेस वैल्यू का एक पार्ट हो सकता है उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू ₹10 है तो कॉल्ड अप 10 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है। नाउ पूछा गया था इस केस में कितने रुपए से डेबिट होगा, तो मैक्सिमम आंसर 10 रुपए ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी अगर हम क्वेश्चन के कंडीशन को ध्यान दें तो वहां लिखा था फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड। पूरा अमाउंट कॉल करने का एक ही मतलब है कि फेस वैल्यू पूरा कॉल कर दिया। अब ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन 13 में ही होगा या तो 10 में होगा, 8 या 6 तो हो नहीं सकता। खैर, अब 13 जो बच्चे सोच रहे हैं वो शायद ये सोचकर सोचते हैं कि पूरा अमाउंट मतलब कि 10 रुपए का शेयर, 3 रुपए का प्रीमियम, मतलब 13 रुपीज पूरा का पूरा कॉल्ड अप हो गया। बट बच्चे, कॉल्ड अप का मतलब होता है कि फेस वैल्यू का पार्ट, यानी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़कर। तो अगर हम पूरा अमाउंट कॉल्ड कर रहे हैं प्रीमियम छोड़कर, तो 10 ही रुपए तो बचता है सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ₹10 पर शेयर। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन बी, 10 रुपए। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। On October 1st, 2021, a company issued 500 9% debentures of 500 each. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 500 हैं और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू भी 500 ईच है, और 9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उसका पूरा नाम। इशू किया गया था एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। डिबेंचर्स इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विल बी। तो अगेन एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटे से बेस के साथ। अगर उस बेस पर आप नहीं स्ट्रिक्ट हैं या आपको कंफर्म नहीं है तो जरूर से जरूर आप इसमें कंफ्यूज होंगे और गलतियां कर सकते हैं ना। वो बेस क्या है, हम जब भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकालते हैं तो कंडीशन चाहे पार का हो, चाहे प्रीमियम का हो, चाहे डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखना होगा वो ये कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। तो देखिए, 500 डिवेंचर्स, पर डिवेंचर की फेस वैल्यू 500 ईच, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 25,000, ये हो गई मेन वैल्यू जिस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का रेट था 9%। मंथ की बात करें तो क्वेश्चन में डेट ऑफ इशू था 1 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से मार्च पूरा एक साल तो नहीं होता है, 6 मंथ ही होते हैं। तो 6 मंथ को अप्लाई करते हुए आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,250। अब जो लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए क्योंकि डिस्काउंट था क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट की वजह से डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर हो सकता है निकालेंगे, तो उनका आंसर या तो ऑप्शन सी आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा, बट ये गलत है। हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, 11,250। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पार्ट बी से एक क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के बारे में अगर आपको डिस्कशन कहीं दिखाई देता है तो वो पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 एंड 2। तो सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी कंप्राइजेज ऑफ, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, एंड तीसरा है बैलेंस शीट, और चौथा है कि ये सभी।
तो बताना चाहूंगा आपको, एनुअल रिपोर्ट में ये जो तीन ऑप्शंस पहले लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों यानी बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स एंड साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ये सब का सब एनुअल रिपोर्ट का एक हिस्सा है, यानी ये सब मिलाकर ही एनुअल रिपोर्ट तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब था, ऑल द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ की तरफ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे मैंने कई बार आप लोगों से रिपीट किया, कई बार कहा है, डिसोल्यूशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि दो ही जगह है जहां पे एग्जाम आने के चांसेस हैं, एक तो एंट्रीज और एक रियलाइजेशन। नाउ आज के लिए हमने यूज किया है एंट्रीज का टॉपिक। पहला है पार्टनर्स लोन 20,000 का है, वॉज सेटल्ड बाय इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ द सेम फिगर, यानी कि एक पार्टनर का लोन है जिसकी वैल्यू 20,000 है और उसको सेटलमेंट किया गया इन्वेस्टमेंट को दे करके, और उसकी भी वैल्यू सेम टू सेम 20,000 है। नाउ हमें आमतौर पर आदत होती है कि पार्टनर्स के लोन का सेटलमेंट कैश और बैंक के थ्रू होता है, लेकिन यहां पर बदले में एक एसेट्स दिया गया। और अब रियलाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन अब यहां बच्चों को आ सकता है, वो ये कि हमें सिखाया जाता है कि जब भी किसी लायबिलिटीज का पेमेंट एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के साथ किया जाता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, तो यहां तो एंट्री बननी नहीं चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहां तो एंट्री बनी हुई है। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि रूल एक्चुअली ये है कि जब हम किसी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के लिए, याद रखिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के लिए अगर हम कोई एसेट्स देते हैं तब उसकी एंट्री नहीं बनती, और यहां पर हम बात पार्टनर के लायबिलिटी कर रहे हैं, यानी कि वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल लायबिलिटीज। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट जब हम पे बैक करेंगे तो उसके अकाउंट को डेबिट तो करे बिना हो नहीं सकता, इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट तो होगा, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। नाउ 2 में हम बैंक अक्सर लिखते हैं, लेकिन वो बैंक लिख नहीं सकते क्योंकि पैसे तो दिए नहीं गए, बदले में एसेट्स दिया गया। और डिसोल्यूशन के समय में रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो अगर हमने ये पार्टनर्स को ना दिया होता तो वो 20,000 रुपए से रियलाइज जरूर हुआ होता, ये मानते हुए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हम कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये बनेगी एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन विद द हेल्प ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 6,500, यानी फर्म ने पे किया है, ये ध्यान रखिए आप, लेकिन बोला ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर के बिहाफ पर, मतलब कि ये एक्चुअली एक्सपेंस जिस किसी को बियर करना था वो कोई और नहीं था, पार्टनर था, लेकिन पेड किसने किया? फर्म ने। तो सबसे पहला इफेक्ट ये आएगा आपके सामने कि पेड किया फर्म ने, तो फर्म का बैंक बैलेंस घट रहा है, तो टू बैंक अकाउंट आपको लिखना ही पड़ेगा जो कि हो गया 6,500 रुपीज से। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे जो डेबिट आपको आदत होती है वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करने का मतलब हो जाएगा कि बिजनेस को उस एक्सपेंस को बियर करना था, लेकिन यहाँ तो बिजनेस को करना नहीं था, इसलिए रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि उस पार्टनर का नाम जिसको बियर करना था, और यहाँ नाम तो है नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और टू बैंक, यानी कि पार्टनर्स को पे करना था लेकिन उसके बिहाफ में फर्म ने दे दिया, तो फर्म का तो इमीडिएटली बैंक बैलेंस कम हुआ, बट एज अ कंसिक्वेंस पार्टनर का कैपिटल लेटर ऑन डेबिट हो जाएगा, यानी कि उसके कैपिटल से काट दिया जाएगा वो पैसा और रिमेनिंग अमाउंट उसको पे कर दिया जाएगा कैपिटल से। सो बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट एंट्री की तरफ। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 15,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। तो कोई बिल रिसीवेबल है जो आपको मिला होगा कस्टमर से, जिसको आपने बैंक को देकर डिस्काउंटिंग करा लिया था, एंड इज नाउ डिसऑनर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। और जब आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आपका वही बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो 11 से ही आता है कि जब जब एक बिल जो डिस्काउंट करवाया जा चुका होता है और वो डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसे केस में बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेती है, तो टू बैंक अकाउंट होगा, यानी आपके बैंक का बैंक बैलेंस कम होगा ही होगा। लेकिन इसको रिलेशन अकाउंट में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये एक बिजनेस की लायबिलिटीज थी जिसको कि बिजनेस को पूरा करना पड़ेगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस विच हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो बिल्कुल वैसी ही एंट्री बनाएंगे आप जैसे कि क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री बनती है या एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक विद 15,000। तो इस तरह से तीन एंट्रियां बन चुकी हैं और मार्किंग स्कीम में कुछ खास डिस्कस करने लायक नहीं है, एक एक एंट्री सभी पर है। हाँ, इतना ही बस मैं कह सकता हूं कि अगर आप एंट्री सही बनाते हैं लेकिन वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है तो हाफ मार्क्स आप दे सकते हैं, लेकिन अगर एंट्री ही गलत है यानी बेस ही गलत है तो वैल्यू चाहे सही क्यों ना हो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, ये बात ध्यान जरूर रखें। ठीक है, सबसे पहली जरूरत है कि आपकी एंट्री सही बननी चाहिए। नाउ आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। थोड़ा सा मैंने यूनिक क्वेश्चन इस बार लास्ट लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कई बार हमारा ध्यान इस जगह से ओवरलुक हो जाता है बच्चों का, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर से जरूर रिवाइज करें, प्रैक्टिस कर लें।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो आपके सामने है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। और आपको कुछ लिस्ट दिया गया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से लेकर टैक्स रेट तक, और इसको यूज करके हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। देखिए, मैं इस टॉपिक को आज लेकर इसलिए आपके सामने हूं क्योंकि हम सभी को पता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, कि हमारे सिलेबस से पार्ट बी से 2 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। इसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। इसमें एक बड़ा हिस्सा जो बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट था, जो प्रिडिक्टेबल था कि हर साल आता ही आता है, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव फॉर्म में। लेकिन अब क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, वो आएगा नहीं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा नहीं, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आ सकता? जबकि हम अपने चैप्टर 1 को देखें तो चैप्टर 1 में तो इसका पूरा फॉर्मेट अवेलेबल है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पार्ट 1 में बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया गया और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सप्लेनेशन है, और वो पूरा का पूरा हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक छोटा सा डेटा देकर, जैसे मैंने इस समय लिया है, आपको कह दिया जाए कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। तो कहने के लिए कंपैरेटिव भी नहीं रहा ये, और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपका ध्यान यहां पर थोड़ा सा अट्रैक्ट करो कि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं, जो बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत होती है पार्ट 1 यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, फॉलोड बाय पार्ट 2 यानी अदर इनकम, जो रेवेन्यू के अलावा होते हैं लेकिन इनकम होते हैं, और फिर उन दोनों को जोड़कर बन जाता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है जिसको कहते हैं एक्सपेंसेस, जिसके अंदर टोटल 7 तरह के हेडिंग्स होते हैं जो आप सबने तैयार किया होगा। क्वेश्चन में उनमें से कुछ मैंने हेडिंग्स के डेटा दे दिए हैं, कुछ नहीं भी दिए हैं। तो पहले 1 बाय 1 सारे एक्सपेंसेस को आप मेंशन करेंगे, फिर उन एक्सपेंस का टोटल निकालेंगे। जैसे ही आपका एक्सपेंस का टोटल हो जाता है तो आपके पास 2 डिटेल्स आ चुके हैं, और वो है टोटल रेवेन्यू जैसे कि ये, और टोटल एक्सपेंस जैसे कि ये। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स का रेट अवेलेबल रहता है, उसको घटाएंगे तो आपके पास फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बस यही काम करना है आपको इस क्वेश्चन में भी। आपके पास क्वेश्चन में डिटेल्स दिए गए हैं, बस उसको यूज करना है और डेटा में पुटअप करना है। तो सबसे पहला पार्ट दिया गया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो दिया है 3,20,000 रुपीज। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3,20,000 दिया गया, एज इट इज हमने लिख दिया है। दूसरा है अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर 2 चीजें इस समय क्वेश्चन में दी गई हैं, उन चीजों को ऐड करना है और यहां लिख देना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे क्वेश्चन में अदर इनकम है, और अदर इनकम देखिए क्या क्या है, मैं दिखा दूं आपको। इस लिस्ट में से जितने भी इनकम आपको दिखाई दे रहे हैं वो टोटल 3 है। एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में इनकम है, और डिविडेंड रिसीव्ड भी एक इनकम है। रेस्ट इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम भी एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, और टैक्स तो बाद में ही आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने पार्ट 1 यानी मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के तौर पर लिख दिया ही है, और रह गया है डिस्काउंट और डिविडेंड, ये है अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो इन दोनों का अमाउंट 5,000 और 25,000 को आपस में एडअप करेंगे, और जो वैल्यू बन जाएगी उसको हम दिखा देंगे एज अदर रेवेन्यू या अदर इनकम। तो ये रहा आपके सामने अदर रेवेन्यू या अदर इनकम, 5,000, 25,000 प्लस किया गया 30,000 आ गया। नाउ अब आप में से कुछ लोगों का मन में डाउट जरूर होगा कि क्या यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो बताना चाहूंगा आपको, नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए कहेगा एग्जाम में तभी बनाना है, अभी तो बोला नहीं गया। तो बस आपको ब्रैकेट में उसको ऐड करके दिखा देना है, अलग से नोट्स बना करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी रेवेन्यू को और अदर इनकम को सब मिलाएंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू, यानी ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। अब टोटल रेवेन्यू के इस 3,50,000 में से हमें घटाना है टोटल ऑफ एक्सपेंस, और टोटल ऑफ एक्सपेंस का मतलब है जितने भी एक्सपेंसेस आपके पास हैं 1 बाय 1 उसको लिखना है। लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, ऐसा नहीं कि जो एक्सपेंस आपको मिलता जा रहा है उसको एज इट इज आपने उठाया और लिख दिया, आंसर तो आ जाएगा लेकिन प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ मैटर सिर्फ आंसर लाने का नहीं है, यहाँ पे मैटर है प्रेजेंटेशन का। हेडिंग के अकॉर्डिंग मतलब कंपनीज के बैलेंस शीट में दिए गए प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग जो हेडिंग्स है वो एक सिस्टम में अरेंज्ड है। उनमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगा इस समय इस लिस्ट में से, उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वो होगा डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, उसके बाद जो आएगा वो होगा फाइनेंस कॉस्ट, और सबसे लास्ट में जो बच गया वो अदर एक्सपेंस में जाएगा। तो इसी ऑर्डर में बस इनको रख देना है और उनको प्रॉपर प्लेस में पहुंचा देना है। ठीक है, तो मैं आपको उसी ऑर्डर में अरेंज किया हुआ बनाया हुआ दिखा देता हूँ लिस्ट। तो ये सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दिया था, लिख दिया गया 2,12,000। देन डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, ये हेडिंग है जिसमें डेप्रिशिएशन था 10,000। देन फाइनेंस कॉस्ट मतलब हर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को बदले में दिया जाने वाला इंटरेस्ट, और जो कि था 18,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के नाम से। अदर एक्सपेंसेस जिसका असली नाम था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो है 20,000।
इन सभी को आपस में अपने अब एडअप किया, जिससे बना 2,60,000, दैट इज नोन एज टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। नाउ हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी है, टोटल एक्सपेंस भी है, तो अब हम लोग अगला काम कर सकते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो बन जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले अब वही काम करते हैं और फिर आगे की बात देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब होता है टोटल ऑफ रेवेन्यू, यानी कि पॉइंट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड पॉइंट नंबर 4 यानी कि टोटल ऑफ एक्सपेंस। तो इस तरह जो आया 90,000, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रह जाता है लास्ट में लेस टैक्स जो 30% था, जो इसी वैल्यू पर निकाला जाता है, जो आएगा 27,000, एंड बच जाता है 63,000। दिस इज द फाइनल अमाउंट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पॉइंट नंबर 6। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि कैसे इसमें मार्क्स अपने आप को जज किया जाए या दिया जाए। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार हाईलाइट कर देना चाहूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे हाफ मार्क्स, अदर इनकम को सही निकाला हाफ मार्क्स, देन एक्सपेंस में 4 पॉइंट टोटल निकल कर आए, तो एक इस पर हाफ, नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट का हाफ, एंड अदर एक्सपेंस का भी हाफ, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही निकलता है तो हाफ, और लास्ट टैक्स सही निकल के आप घटा लेते हैं तो लास्ट में इसका भी हाफ। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 नंबर का बाइफिकेशन दिख जाता है। तो ये था हमारा अकाउंटेंसी का आज का वर्कशीट, जिसमें हमने अगेन रोज की तरह कई चैप्टर्स को कवर अप किया। तो एक बार हम रिकैप करेंगे और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स में आज कवर अप हुए। पहले क्वेश्चन में शेयर्स का कवर अप किया हमने, दूसरे क्वेश्चन में डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को लेकर हमने कुछ कवर किया, थर्ड क्वेश्चन में फिर हमने अपने पार्ट बी की थ्योरी को कवर किया एनुअल रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, चौथे क्वेश्चन में हमने रेजोल्यूशन की एंट्रीज को समझा, एंड लास्ट क्वेश्चन में हमने अगेन पार्ट बी से फर्स्ट सेकंड चैप्टर का ही कॉम्बिनेशन कह लीजिए, बल्कि फर्स्ट चैप्टर का है तो गलत नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार बनाकर उसको प्रैक्टिस किया। तो ये हो गया अकाउंटेंसी का आज का वर्कशीट। अब बढ़ते हैं अपने बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट की तरफ। सो फाइनली ये रहा आपके सामने बिजनेस स्टडीज का वर्कशीट, जो कि है वर्कशीट नंबर 11। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट्स इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। तो ये एक स्टेटमेंट है कि जीडीपी अगर बढ़ता है तो इससे डिस्पोजेबल इनकम लोगों का बढ़ जाता है, फर्दर इंक्रीजेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, एंड जिसका नतीजा बनता है कि प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ने लगती है। नाउ द अबव is an example of which dimension of the business environment? As you all know कि business environment के 5 dimensions होते हैं, इसको macro environment भी कहते हैं। तो वो उनमें से 4 तो आपके सामने ही है फिलहाल, जो एक बच गया वो है टेक्नोलॉजिकल। तो इन चारों में से वो कौन सा डायमेंशन जिसका एग्जाम्पल एक तरह से यहाँ दिया गया है? देखिए लीगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीगल में हम एक्ट की बात करते हैं, वो है नहीं। सोशल भी यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी पर बेस्ड होता है, वो वेरियस रिलीजन इन सब चीजों पर बात करता है, तो ये भी नहीं है। पॉलिटिकल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल का मतलब होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज की बात करते हैं, ओपिनियन की बात करते हैं, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करते हैं, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो यही एग्जैक्टली है जिसके अंदर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और यहाँ दिख भी रहा है जीडीपी की ग्रोथ की बात हो रही है, प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आपका, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मैस्लोस नीड हायरार्ची थ्योरी। आप सभी को मालूम है कि मैस्लो ने एक नीड हायरार्ची थ्योरी दी हुई है, जिसमें एक पिरामिड का इस्तेमाल करके 5 लेवल्स दिखाए गए हैं, नीड को रैंक में प्रोवाइड करके मैस्लो ने हमें समझाया है। कह रहे हैं कि मेंटेनिंग अ स्टेटस इन द सोसाइटी, प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस और टाइटल्स टू एम्प्लॉयज एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ विच नीड। तो इन पांचों में से किस नीड में ये चीजें हमें हाईलाइट करके बताया है मैस्लो ने अपनी थ्योरी के अंदर, और जिसके नाम है सोसाइटी में आपका स्टेटस, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रमोशन, आपका स्टेटस क्या है, या फिर जो जॉब के टाइटल्स आपको अलग से मिलते हैं, आपको आपके वर्क की वजह से आपको टाइटल्स अलग से दिए जाते हैं, जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट ही आपको टाइटल अगर मिल जाता है, ऐसा कुछ। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल है, यानी किस नीड के एग्जाम्पल है? सोशल नीड या एस्टीम नीड या सेफ्टी नीड्स, जिसको सिक्योरिटी नीड्स भी कहते हैं, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इनमें से जिसका ये एग्जाम्पल आपके सामने है वो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में से स्टेटस सिंबल जिसको कहा जाए सोसाइटी में आपके स्टेटस क्या है, ये आपका एक इंडिविजुअल नीड्स है, और जबकि हम कहें प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस और टाइटल्स, तो ये बन जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपका करेक्ट जवाब था ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्टीम नीड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI शॉर्टकट में जानते हैं, ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10% to 12% फॉर द पास्ट 3 years। तो किसी कंपनी का ROI
पिछले 3 साल में लगातार हम देख रहे हैं 10 से 12% के रेंज में बना हुआ है, ये बात बोली गई है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूएशन में आता है नेक्स्ट लाइन। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड्स, भविष्य में फिक्स्ड कैपिटल की जो जरूरत है इस कंपनी की, इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर बोरोइंग डेट्स। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और दोनों ही बोरोइंग है, ध्यान से रखिए दोनों ही बोरोइंग है, साफ साफ लिखा हुआ है, और दोनों में यहाँ ये भी कंफर्मेशन दे दिया गया, एक का बोरोइंग रेट 9 है, दूसरे का बोरोइंग रेट 13 है। तो इनमें से कौन सा कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इज बेटर, गिव अ प्रॉपर रीजन ऑफ योर आंसर। तो देखिए वैसे तो हो सकता है आप में से कई लोग तुरंत देख लें और कह दें कि भाई ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का रेट सिर्फ और सिर्फ 9% यानी कम है, इसलिए ये बेस्ट है। खैर जवाब चाहे 9 हो चाहे 13, ये पूछने का रेफरेंस क्या है बता दूं आपको, आपसे पूछा गया है कि रीजन भी बताने आपके इस आंसर का। तो ये हमारे सिलेबस के जिस जगह से बिलोंग करता है, जिस चैप्टर को रिलेट करता है, वो है आपका चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये आपको दिखाई देता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम के टॉपिक, जिसको हम फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये दिखाया जाता है कि आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में जो रिलेशनशिप है, अगर वो आरओआई ज्यादा है यानी कि ग्रेटर देन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है और कंपनी इसको इस केस में अपने स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट ले करके अपने शेयर होल्डर्स का गेन करा सकती है। तो इसीलिए कंपनी को ऐसे केस में ऑप्शन ए को ऑप्ट कर लेना चाहिए, जिसमें 9% का इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर 13 लेते हैं तो ऐसे केस में मामला उल्टा बन जाएगा, आरओआई ज्यादा बन जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, और जो अल्टीमेटली शेयर होल्डर के लिए नुकसान का सौदा होगा। तो इसलिए कंपनी को फॉलो करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, और इसका जो कॉन्सेप्ट हमने फॉलो करके जवाब दिया है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा लेकर के शेयर होल्डर का अल्टीमेट गेन करवा सकती है। तो यहां कोई चॉइस नहीं था कि ऑप्शन ए बी सी या डी, आपको बस बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे एज अ डिवेंचर, एज अ बोरोइंग कॉस्ट, और साथ में उसके प्रॉपर रीजन देने थे। तो अगर आपने ये सही बता दिया कि आपका जवाब ऑप्शन ए यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 वाला है, तो आपको हाफ मार्क्स वहां मिल जाते हैं। और अगर आपने ऑप्शन में अपने करेक्ट आंसर को सपोर्ट किया है विद प्रॉपर रीजन, जिसमें आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में आपको रिमेनिंग हाफ वहां से भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके 1 मार्क्स का बाइफर्केशन। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4, बड़े क्वेश्चन में से पहला। तो जैसा हमेशा मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन को कहा है कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना है आपको, तो ये है आपका केस जिसको हम पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बीइंग हाईलाइटेड अबव। मार्केटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर बताया गया है? देखिए स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। इट इज अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज which are concerned with the designing, production of an appropriate wrapper, container और bag for the product। तो काफी कुछ हिंट इसमें आपको मिल चुका है पहचानने के लिए। लाइक आपको डिजाइनिंग बता दिया गया, देन उसके बाद रैपर की बात बता दी गई, कंटेनर या बैग, ये कुछ टर्मिनोलॉजी जिससे आसानी से पहचान में आ रहा है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक सब लोग पहचान ही चुके हैं, पैकेजिंग है ना। अब बोला गया एक्सप्लेन करना है कोई दो फंक्शंस पैकेजिंग के। तो हमेशा की तरह मैं आपको हेडिंग्स दिखा देता हूं और आप सभी को एक्सप्लेनेशन को सेल्फ असेस करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड इज पैकिंग, ऑलरेडी हमने बता दिया है, 1 नंबर उस पर आपको मिल जाएगा। और रेस्ट 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस पूछे गए थे, तो कोई 2 लिखने हैं। आपके सामने काफी सारे, आई थिंक 8 पॉइंट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो पहला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा पैकिंग। देन आइडेंटिफिकेशन, आप पैकिंग की मदद से प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। कन्वीनियंस होता है, आपको पिक करने के लिए, आपको रखने के लिए आसानी होती है अगर वो वेल पैक्ड होता है। प्रमोशन इजीली कर पाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं पैकिंग के साथ काफी कुछ अट्रैक्टिव तरीके से उसमें लिखा रहता है और डिजाइन बने होते हैं, जिससे कि आपका एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाता है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि उससे प्रोडक्ट की सेफ्टी बनी रहती है, साथ ही साथ आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पैकिंग, तो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ बढ़ जाता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, क्योंकि पैकिंग रहता है तो आपको खुद से समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं, क्योंकि पैकिंग के साथ उसमें और भी चीजें लिखी जाती हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाते हो कि आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं और आपके काम की चीज वो है या नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और आसानी से आप अपने
उस पैकिंग को देख करके आसानी से दो प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इस तरह का प्रोडक्ट है, ये इस तरह का प्रोडक्ट है। एंड लास्ट आता है आपका इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि पैकिंग की मदद से तरह तरह के हम इनोवेटिव आइडियाज दिखा सकते हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर कि किस किस तरह से प्रोडक्ट को पैक किया जा सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेटिव वेज हमारे पास हैं जिसको हम एज अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं पैकिंग के मदद से। तो ये हो गया आपका वेरियस हेड्स जो कि एज अ फंक्शन ऑफ पैकिंग है। आप इनमें से कोई भी दोस्त जो आपको आते हैं, आपने लिखे ही होंगे डेफिनेटली, तो उसको आप सुटेबल हेडिंग के लिए हाफ मार्क्स और फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिमेनिंग हाफ मार्क्स के बेसिस पर जज कर लेंगे हमेशा की तरह। तो हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट हेड एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, एंड 2 के लिए बोला गया था, सो मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो आपको पहचानना भी है किसी चीज का नाम और एक्सप्लेन भी करना है। क्या है वो चीज? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एज यू ऑल नो कि डायरेक्टिंग के चैप्टर में आपका लास्ट पोर्शन है कम्युनिकेशन, जिसमें प्रोसेस के बाद आता है उसके बैरियर्स और उसके इंप्रूवमेंट के सजेशंस, है ना, मेजर्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में खास इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रेज करने की कोशिश की है। बैरियर्स को पहचानने के लिए बोला गया है, 4 पॉइंट ऑफ बैरियर्स मैंने लिखे हैं। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। पहला है डिराइविंग कंक्लूजन्स बिफोर कंप्लीटिंग अ मैसेज या द मैसेज। तो मैसेज आपका पूरा खत्म नहीं होता कि उसके पहले ही आप डिराइव कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तो कई बार ऐसा करके हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, कई बार हम जल्दबाजी के लिए गए फैसलों का शिकार हो जाते हैं। ये हमने अक्सर सुना होता है, जल्दबाजी में काम ना करें, पहले ध्यान से पढ़े, ध्यान सुने, वगैरह वगैरह। तो इसी को कहा जाता है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। तो ये था आपका हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बैरियर्स। ठीक है, देखिए हेडिंग एक अलग हो गया, कैटेगरी। तो 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है आपका टोटल बैरियर्स। उस कैटेगरी का नाम नहीं पूछा, पूछा है कि बैरियर्स का नाम बताना। तो बैरियर्स का नाम है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। जब आप ये नाम लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है, और फिर रिमेनिंग हाफ मार्क्स फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि ज्यादा नहीं, 2 लाइन के अंतर्गत आप लिख देंगे तो काफी होगा। नेक्स्ट पार्ट दिया गया उसका, while explaining to subordinates, many specialized experts use technical words which may not be understood by the workers। कई बार क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स को जब एक टेक्निकल एक्सपर्ट अपना एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा होता है, सजेशन दे रहा होता है, तो वो कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज करके वो कन्वर्सेशन करता है, जिसको कई बार वर्कर समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में जैसे मान लीजिए अब आपको स्लाइड्स का ज्यादा अच्छा नॉलेज ना हो और मैं आपको स्लाइड्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊं, पावर पॉइंट के बारे में, और मैं उसमें अचानक से एनिमेशन वर्ड को यूज करके कुछ बताने लगूं, तो आप एनिमेशन का मतलब जो जानते हैं वो यही है कि कोई कार्टून की वीडियोस वगैरह ऐसा कुछ। लेकिन हम सब जानते हैं पावर पॉइंट में एनिमेशन का मतलब कुछ और ही होता है। तो ऐसे टेक्निकल टर्म को अगर आप यूज करेंगे कन्वर्सेशन में, और अगर सामने वाला उस चीज को नहीं समझता है, तो आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो आनी ही है। अब ये था पॉइंट नंबर 2, और इसी को कहते हैं टेक्निकल जार्गन। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को या टर्म्स को यूज करते हैं जिसको कि आप समझ सकते हैं, बट हो सकता है आपका जो अगला जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ढंग से ना समझ पाए। तो अगर आपने सही हेडिंग पहचाने तो हाफ मार्क्स, और रिमेनिंग हाफ फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए थर्ड पे आते हैं। ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एट टॉप लेवल, people at lower level may not be able to communicate freely in the organization। जो लोग टॉप लेवल पर हैं उनके पास इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज होता है, मतलब सीक्रेटली उनके पास स्टोर्ड रहता है, और वो जो लोअर लेवल के होते हैं वो उसी वजह से कम्युनिकेशन फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाते। अगर हम इस पॉइंट पर ध्यान दें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए नियम कानून की बात हो रही है, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। यानी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज रहेगा सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पर, और जिसके वजह से लोअर लेवल के लोगों को इंफॉर्मेशन टाइम पर और प्रॉपरली ना मिलने की वजह से, उन पर एक्सेस ना होने की वजह से वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट आता है समटाइम्स द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉयज। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टॉप लेवल पर वर्क कर रहे हैं या किसी और लेवल पर, उनसे जो नीचे लेवल पर काम कर रहे होते हैं उनकी तरह जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको एग्री नहीं करते हैं, उसको यकीन नहीं करते हैं। तो ये भी एक वजह बन जाती है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स की, और ये एक प्रॉब्लम है जो कि स्टेटस को सिंबलाइज करता है कि वो टॉप अथॉरिटी है, वो लोएस्ट पर काम करता है, वगैरह वगैरह। तो इट इज कॉल्ड स्टेटर डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। तो इस तरह से ये 4 पर्टिकुलर बैरियर्स हाईलाइटेड थे इन दैट क्वेश्चन, और आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया है तो हाफ मार्क्स पर एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। नाउ
एक क्विक रिकैप कि हमने आज के इस बीएसटी के वर्कशीट में क्या क्या डिस्कस किया। कम्युनिकेशन के बैरियर्स को हमने डिटेल में कह सकते हैं डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट से पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट और उसके फंक्शंस को। फिर थर्ड क्वेश्चन से हमने आरओआई यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में के चैप्टर से डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने डायरेक्टिंग के चैप्टर से ध्यान से अगर समझें तो हमने डायरेक्टिंग के चैप्टर से ही मैस्लो की नीड हायरार्चिकल थ्योरी को डिस्कस किया अंडर मोटिवेशन। एंड फिर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से डायमेंशंस के केस को डिस्कस किया, जिससे जवाब हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बना था। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया और जिससे कि 10 नंबर का आपका टॉपिक आज का तैयार होता है। उम्मीद करते हैं रोज की तरह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आज पहली बार आए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।